गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें से आज के इस क्लास में हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसी तरीके के 10-10 करके 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चलने वाला है। और ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है ना, इन्हें हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के अंदर और ये प्योर क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन को बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक करके एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि धारा घनत्व क्या है, विवेचना करें, यानी कि धारा घनत्व के बारे में बताएं सही तरीके से। धारा घनत्व को इंग्लिश में हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। धारा घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि धारा घनत्व होता क्या है। तो आइए इसका परिभाषा समझते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी कहते हैं। और करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, यानी कि जे बराबर आई अपॉन में ए आपका फॉर्मूला हो गया। और धारा घनत्व किसे कहते हैं समझ गए सही तरीके से कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो फॉर्मूला आपका यहां से आ गया जे बराबर आई अपॉन में ए, ठीक है, जे बराबर में आई अपॉन में ए। तो ए आपका हो गया धारा घनत्व। अब विवेचना इन द सेंस की इसके बारे में बताना है। इसका एसआई यूनिट आप मुझे बताओ। इसका एसआई यूनिट आप आराम से निकाल सकते हो। आई आपका धारा है, धारा का होता है एम्पियर, एसआई यूनिट एम्पियर होता है। एरिया है आपका नीचे, ठीक है, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर आपका एसआई यूनिट हो जाएगा करंट डेंसिटी का, ठीक है। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किन दो बातों पर निर्भर करती है। जिसमें से पहला बात क्या है कि संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, जो आपका संधारित्र का प्लेट होता है, ठीक है, जो आपका संधारित्र का प्लेट होता है उसके एरिया पे निर्भर करता है, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि प्लेट के बीच माध्यम की विद्युतशीलता पर, यानी कि ये दो जो प्लेट रहेंगे, यहाँ पे दो प्लेट रहेंगे, ठीक है, और इन दोनों प्लेट के जो बीच में मीडियम रहेगा, चाहे आपका वैक्यूम हो या फिर एयर हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो ग्लास हो या फिर वाटर हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कोई सा भी मीडियम हो, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो आपका मीडियम होगा उनकी विद्युतशीलता पे यानी कि परावैधुता पे निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि विभवमापी के दो उपयोग लिखें, ठीक है, यानी कि जो आपका विभवमापी होता है ये आपका यंत्र होता है, तो इसके दो उपयोग लिखने हैं कि इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या है कि विभवमापी दो सेलों के बीच, ठीक है, विभवमापी किसी भी दो सेलों के बीच में विद्युत वाहक बल को मापता है। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ शॉर्ट में बोलते हैं उसे, ठीक है। तो दो सेलों के बीच में जो आपका विद्युत वाहक बल होता है उसको मेजर करता है आपका विभवमापी, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि विभव जो मापी होता है, विभवमापी जो आपका होता है वो दो बिंदुओं के बीच में जो आपका उत्पन्न विभवांतर होता है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे मेजर करता है। तो विभवमापी के दो उपयोग क्लियर है। पहला क्या है कि दो सेलों के बीच में विद्युत वाहक बल को मापता है और दूसरा उपयोग क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर आप सभी के सामने कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और साथ में आपको इसका एसआई यूनिट भी बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी सतह से होकर लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या आपकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया है, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है भैया आपका लंबवत, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बंद सतह बना लेता हूं, ठीक है, और इस बंद सतह से होकर गुजरने वाली जो आपकी कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या होगी, ठीक है, यानी कि जितने सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उनकी जो संख्या होगी वही आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा, वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दोगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट तो है ही, बिकॉज ये 50 सब्जेक्टिव का सीरीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ चुन चुन के, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपका यही है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो जब किसी किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, एक चीज ध्यान देना, कंडीशन ये कहता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण
सघन से विरल में जाए, ठीक है, सघन से विरल में जाएगी तभी आपका प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन का घटना होगा, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और जब क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होगी, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ध्यान से समझो, यहां पे मान लो ये आपका कोई, 1 मिनट में बता रहा हूं, यहां पे मान लो ये आपका कोई सतह है, ठीक है, यहां पे कोई सतह है और यहां से प्रकाश किरण आई, ठीक है, प्रकाश किरण आई और यहां पे क्या हो रहा है, क्रांति कोण आपका ए है, ठीक है, क्रांति कोण आपका ए है जो कि समकोण हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है, वही आपका क्रांति कोण कहलाता है। तो क्रांति कोण से अगर बड़े कोण पर तुम आपतित कराओ इस प्रकाश को, ठीक है, क्रांति कोण से भी बड़े कोण पर अगर तुम प्रकाश किरण को आपतित कराओगे तो ये क्या होता है कि दूसरे मीडियम में जाने के बजाय, ठीक है, पहले ही मीडियम में वापस लौट आ जाता है। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो कंडीशन इसके लिए आपको समझ में आ गया कि सघन से विरल में जानी चाहिए और क्रांति कोण से बड़े कोण पर आपतित होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, तरंगाग्र की परिभाषा लिखें, यानी कि वेवलेंथ क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन समझो आप सही तरीके से। प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है जहां पे फ्रीक्वेंसी, जहां पे आवृत्ति तथा कला कोण नियत होता है, ठीक है। यानी कि ध्यान से समझो, प्रकाश तरंग के द्वारा, ठीक है, प्रकाश तरंग के द्वारा, 1 मिनट मैं ऐसा ही से बना ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे ध्यान से समझना, प्रकाश तरंग के द्वारा, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है और यहां से प्रकाश तरंग जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है, ठीक है, प्रकाश तरंग के द्वारा, ये आपका वेव है, ठीक है, प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है जहां पे आपका फ्रीक्वेंसी, जहां पे आपका आवृत्ति और कला कोण नियत यानी कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यही आपका कहलाता है वेवलेंथ। क्लियर है, तरंगाग्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है, तो प्रति एकांक धन आवेश को, ध्यान से समझना, प्रति एकांक धन आवेश को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जो आपका किया गया कार्य है, ठीक है, वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है। मान लो ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू कोई आवेश है, धनात्मक आवेश है, ठीक है, और ये आपका अनंत है, कहां है, अनंत पे है, और अनंत से मैं इसे क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पे ला रहा हूं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पे ला रहा हूं और अनंत से जो आपका पॉजिटिव धन आवेश है उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जो आपका किया गया कार्य है वही आपका विद्युत विभव कहलाता है, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं नॉर्मली, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q, यानी कि W आपका कार्य हो गया और Q जो आपका पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, प्लस Q यहां पे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि हम लोग धनात्मक चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो फॉर्मूला यहां से बन गया आपका V बराबर में W अपॉन में Q, ठीक है, W अपॉन में Q। तो यही आपका होता है विद्युत विभव। ऐसा यूनिट निकाल सकते हो, वर्क का ऐसा यूनिट जूल और Q यानी कि जूल अपॉन में कूलम, ठीक है, यानी कि W आपका है क्या है, कार्य है, ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट जूल होता है और अपॉन में है आपका आवेश चार्ज जिसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। तो जूल अपॉन में कूलम्ब, और जूल बटा में कूलम्ब को हम लोग इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो याद रखना कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट होता है जो कि जूल अपॉन में कूलम्ब के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, फोटो सेल क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। फोटो सेल क्या होता है, तो फोटो सेल एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रकाश ऊर्जा को, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड फोटो सेल, ठीक है। ये आपका फोटो सेल कहलाता है। यानी कि फोटो सेल फाइनली तौर पे आपको पता चल गया कि जो आपका फोटो सेल है वो ये आपका एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसके 2 उपयोग की बात करी जाती है, तो प्रकाश तीव्रता को मापता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता को मापता है, और फोटोन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है आपका फोटो सेल, ठीक है। जो आपका फोटो सेल होता है वो फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9 नंबर की, आवेश के 2 गुणों को लिखे, ठीक है, आवेश के 2 गुणों को लिखे, यानी कि चार्ज के 2 प्रॉपर्टीज आपको बताने हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि आवेश योगात्मक होते हैं, यानी कि आवेश को हम लोग Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 इस तरीके से हम लोग Qn तक जोड़ सकते हैं, ठीक है। आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, इसके पीछे का रीजन तो हमें पता होना चाहिए ना जी। हाँ, तो पता है, मैं बता रहा हूं आवेश को हम लोग क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका आवेश होता है, जो आपका चार्ज होता है, वो आपका अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, आपस में हम लोग इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि जो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है
वो बीजगणित योग नियम का पालन करता है। ठीक है, बीजगणित योग नियम का पालन करता है अदिश राशि, और आपका आवेश भी एक अदिश राशि है, तो इसलिए हम आवेश को आपस में जोड़ सकते हैं। आवेश आपका योगात्मक होता है। ठीक है, अगला गुण क्या है कि आवेश संरक्षित होता है, और संरक्षित इन द सेंस कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, ना इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वस्तु से, ठीक है, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे आवेश को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, अब यहां पे बात आ रहा है कि आवेश संरक्षित होता है, एक ऐसे पॉसिबल है, तो आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जहां पे जो आपका चार्ज होता है वो कुल टोटल चार्ज आपका नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं। वो क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे हम लोग चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, और मे भी आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सीरीज को रिज्यूम करते हुए। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? ठीक है, जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है वो कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। ठीक है, आप अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े हो, विद्युत बल रेखाएं पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पढ़े हो, तो इसका एक गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो आपके माइंड में तो जरूर क्वेश्चन चला होगा कि भैया क्यों नहीं काटती है। चलो मैं कटाता हूं। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया कटा के दिखाओ मुझे, ठीक है, क्यों नहीं काटती है। चलो मैं कटाता हूं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आ गई, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आएगी, मैंने कटा दिया जबरदस्ती। क्या बोला भाई? तो कट। ठीक है, मैंने इसे कटा दिया। अब यहाँ पे जो आपका कटान बिंदु बना, यहाँ पे जो आपका कटान बिंदु बना, यहां से तुम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। पहला इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा इस तरीके से। दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी। विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी एक ही पॉइंट से। ठीक है, जो कि आपका असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक पॉइंट पे आपके दो स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि आपका असंभव है। एक पॉइंट से कभी भी विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित नहीं हो सकती है। बस यही रीजन है, बस यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर है? तो आज की इस क्लास में हमने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा फिजिक्स के, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच आप सभी को यहां तक आने के लिए। और अगर आप सभी यहां तक आ गए हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका जो सीरीज चलेगा ना, ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चलेगा, जिसमें से 10 हम लोग आज क्लियर कर लिए हैं और 4 वीडियोस और आएगी, और फिजिक्स के फाइनली 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद।